आज हम लोग यूटिलाइजेशन के नए चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और नया चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। हम लोगों ने हीटिंग पढ़ लिया। हीटिंग में जो है यह समझ लिया कि रेजिस्टेंस के द्वारा, पदार्थ के किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस के द्वारा हम उस रेजिस्टेंस का जो है उपयोग हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो है हीटिंग अगर हो जाती है, हमारा वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग है कि किसी पदार्थ के टुकड़ों को उसके गलनांक तक गर्म करके जोड़ने की प्रक्रिया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है, एक्चुअली वेल्डिंग कहलाती है। अब उसमें अगर वैद्युत शक्ति का प्रयोग करके यह गलनांक तक पहुंचाकर और जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है। फिर से मैं बता दूं वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग किसी पदार्थ के दो टुकड़ों को या किसी पदार्थ के टुकड़ों को पिघलाकर जोड़ने की प्रक्रिया वेल्डिंग कहलाती है। और अगर यह गलाना या गर्म करना वैद्युत प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है तो यह वेल्डिंग वैद्युत वेल्डिंग कहलाती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहलाती है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रकार के जो है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हीटिंग कितने प्रकार की, तो हीट तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है रेजिस्टेंस हीटिंग करते थे, इंडक्शन हीटिंग करते थे, आर्क हीटिंग करते थे। यहाँ इंडक्शन से वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। बाकी अगर हीटिंग हम जो है रेजिस्टेंस के द्वारा कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग हीटिंग आर्क के द्वारा कर सकते हैं तो आर्क हीटिंग भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हम जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इंपॉर्टेंट क्या, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हमारा पहला क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होती है और किसी एक वेल्डिंग प्रक्रिया के बारे में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होती है और किसी एक प्रक्रिया की वेल्डिंग के बारे में समझाइए या सचित्र वर्णन कीजिए। जैसे ही किसी भी वेल्डिंग के सचित्र वर्णन की बात आती है तो सिर्फ एक डायग्राम आप तैयार करिए। पूरे चैप्टर के लिए सिर्फ एक डायग्राम आपको तैयार करना है। ये क्या करना है, उसमें सप्लाई जोड़नी है हमको, AC सप्लाई या DC सप्लाई, दोनों सप्लाई हम लोग हीटिंग और वेल्डिंग के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई दीजिए, AC या DC कोई भी हो सकती है। उसके बाद अगर AC सप्लाई दिए हैं तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। अगर DC सप्लाई दी है तो DC सप्लाई देने के लिए हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता होगी? DC जनरेटर की आवश्यकता होगी। तो DC जनरेटर का उपयोग करके अगर हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होगी, फिर हम सीधा कनेक्शन आगे कर देंगे। अगर हमें AC सप्लाई देनी है तो AC सप्लाई क्योंकि इकोनॉमिकल पड़ती है। कैसे? क्योंकि AC जनरेट हमें करनी नहीं है, जनरेट ऑटोमेटिक हुई है, हमें उसका यूज करना है और यूज करने के लिए सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यह हमारे लिए सस्ती पड़ जाती है, लागत इसमें कम आती है। तो हम एक ट्रांसफार्मर रख लेते हैं। और ट्रांसफार्मर कैसा होना चाहिए? ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन होना चाहिए। करना क्या है? करना यह है कि हमारी जो वेल्डिंग प्रक्रिया होती है इसमें मेन टोटल काम करंट का होता है। करंट ज़्यादा होनी चाहिए। और करंट ज़्यादा कब होगी? जब वोल्टेज कम होगा। और वोल्टेज कम करने के लिए हमें कैसा ट्रांसफार्मर चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इससे हमारे वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा होगी, हमारी वेल्डिंग प्रक्रिया अच्छे सुचारू रूप से होगी। आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर के बाद क्या लगाएंगे? टैपिंग की प्रक्रिया। टैपिंग की प्रक्रिया क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें जो है वेल्डिंग करने के लिए स्टार्टिंग में हमें वोल्टेज ज़्यादा या वोल्टेज कम करना पड़ सकता है। तो घटाने और वोल्टेज को घटाने बढ़ाने, अब वोल्टेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो ये वोल्टेज है इसी में घटाने बढ़ाने की बात हो रही है। अगर वोल्टेज को घटाए बढ़ाएंगे तो करंट भी प्रभावित होगी। तो करंट को घटाने बढ़ाने के लिए कहें तो टैपिंग प्रक्रिया। टैपिंग प्रक्रिया ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देखा हुआ है कि टैपिंग प्रक्रिया के द्वारा वोल्टेज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो वहां से टैपिंग प्रक्रिया के लिए एक टैपिंग जो है सिस्टम लगा रखा है। उसके बाद आगे जाते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में एक छोटा सा कारक होता है दबाव, प्रेशर। प्रेशर को इंड्यूस करने के लिए, प्रेशर को बनाने के लिए हम लोगों के पास एक हैंडल होना जरूरी है, जो है वो इंसुलेटेड मटेरियल का यहाँ पर हैंडल होगा, जिससे हमें करंट शॉक न लगे, इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। तो इसके लिए हम जो है हैंडल का उपयोग करते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब जो हमारी सप्लाई आ रही है वह जॉब तक, जिसे जोड़ना है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जिस जॉब को जोड़ना है, ये दोनों जॉब के दो टुकड़े हैं, खंड हैं, इसे हमको जोड़ना है। और उसके बाद इसे जो है हम लोग अपने न्यूट्रल पॉइंट से, अगर DC है तो उसके नेगेटिव पॉइंट से, अगर AC है तो उसके न्यूट्रल पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अब हमारा काम जो है इस पार्ट पर, इस जॉब पर हमारा काम शुरू हो जाता है। जो भी प्रक्रियाएं, जिस भी प्रकार की हमारी वेल्डिंग प्रक्रिया होगी वहां जॉब पर हम उसको करेंगे। पूरा डायग्राम सेम बनेगा। कौन सी डायग्राम? मतलब किस जो है वेल्डिंग के लिए, चाहे रेजिस्टेंस वेल्डिंग पूछे चाहे आर्क वेल्डिंग पूछे,
दोनों के लिए डायग्राम सेम। उसमें भी अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये सब वेल्डिंग जो है इसी डायग्राम पे। इसमें से भी अगर कोई वेल्डिंग पूछता है कि रेजिस्टेंस टाइप वेल्डिंग में बट वेल्डिंग को जो है आप सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसमें जो है सेम डायग्राम बनेगा। और उसमें जो है हम बताते हैं कि जो है पार्ट, ये बट जो पार्ट है, बट मतलब होता है कि कनेक्शन प्रेशर के द्वारा जो है धक्के से जोड़ना, तो प्रेशर के द्वारा अगर हम जोड़ते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा सा आर्क इंड्यूस्ड करके अगर हम जो है वेल्डिंग करते हैं, थोड़ा सा आर्क इंड्यूस्ड करके, तो जो है वो फ्लैश बट वेल्डिंग हो जाता है। आर्क इंड्यूस्ड किया और उसको धक्के से जोड़ दिया। और उसके बाद स्पॉट वेल्डिंग किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट मतलब इसी खंड की बात हो रही है। ये सब जो भी हम बट, फ्लैश, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, इस कार्यखंड की बात हो रही है कि इस पार्ट पर हम लोग क्या जो है यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है आर्क वेल्डिंग में, मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए भी सेम डायग्राम बनेगा। मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या करना है, मेटल क्या है, मेटल इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे काम किया जाता है कि अगर इलेक्ट्रोड का मटेरियल किस मेटल का बनाया जाए, किस पदार्थ का बनाया जाए कि हमारा जो यहाँ पर फिलर का काम हो रहा है, यहाँ भरने का काम हो रहा है, वो उसी से काम चल जाए। तो उसके लिए मेटल आर्क वेल्डिंग जो है यहाँ पर काम करती है। हीलियम और आर्गन दोनों गैसें हैं, इनका उपयोग करके अगर इसी आर्क वेल्डिंग में इनका उपयोग करके हम कोई काम करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं हम आगे अभी बताएंगे, बारी बारी से सबको एक एक बार छोटा छोटा जो है डिस्क्राइब कर लिया जाता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बट वेल्डिंग क्या होती है। बट वेल्डिंग होती है कि अगर इन दोनों खंडों को हम जो है थोड़ी दूरी पर रखकर जब हीट करने के बाद प्रेशर से इसको दाब के द्वारा अचानक से जोड़ें और जोड़ने पर ये दोनों खंड अगर जुड़ जाते हैं तो ये बट वेल्डिंग कहलाती है, बट वेल्डिंग। और उसके नीचे दूसरा पार्ट है फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग क्या होगा, जब आप जो है थोड़ा सा दोनों के बीच में अंतर कम करेंगे। आर्क इंड्यूस्ड कब होती है, जब एयर के द्वारा, वायु के द्वारा अगर करंट फ्लो होती है तो वहाँ पर आर्क इंड्यूस्ड होती है। और आर्क अगर इंड्यूस्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पहले से टच करके रखेंगे तब तो जो है कौन सी वेल्डिंग होगी, तब तो बट वेल्डिंग हो रही है दाब के साथ। लेकिन अगर थोड़ा सा दूर करके अगर बीच में जब आर्क इंड्यूस्ड होगी तो हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी, और जब ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है बॉन्ड बनेगा। तो ये जो है अगर इसको थोड़ा सा पहले गैप रखें और बाद में टच करें आर्क के साथ, तब ये क्या होगा, यह आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग कहलाएगी। और उसके बाद स्पॉट वेल्डिंग, दोनों को टच करने के बाद इलेक्ट्रोड के एक पॉइंट से अगर किसी एक पॉइंट पर, फिर अगले पॉइंट पर, फिर अगले पॉइंट पर, अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श पार्ट जो है, जो सटे हुए पार्ट हैं, जुड़े हुए पार्ट हैं, उसके अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम लोग जो है क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, स्पॉट वेल्डिंग कहलाएगी। और उसके बाद सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग क्या है, सीम वेल्डिंग में ये इलेक्ट्रोड हमारा काम नहीं करेगा। सीम वेल्डिंग में थोड़ा सा डायग्राम में चेंज हो जाएगा। सीम वेल्डिंग में अगर डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोड जो है रोलर टाइप बन जाते हैं। सीम वेल्डिंग होती क्या कि हमको इसको प्रेशर करके रोलर टाइप अगर इलेक्ट्रोड हो जाएंगे इस टाइप के, और यहाँ भी ये इलेक्ट्रोड जो है, दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे और दोनों रोलरों को नीचे से ऊपर से ऐसे घुमाएंगे इसके आसपास, तो क्या होगा, ये यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वेल्ड हो जाएगा। और जब पूरा वेल्ड हो जाएगा तो ये जान सकते हैं कि ये जो एक फ़ायदा हो गया हमारे लिए, इसमें जो है न वायु एंट्री कर सकती है, न जल एंट्री कर सकता है। इन सब के कारण से वेल्डिंग खराब होगी, तो इन सब से हमारा जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो हम सीम वेल्डिंग का प्रयोग कर लेंगे, कैसे, रोलर वाले जो है इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में सेम डायग्राम रहेगा, बस जो हमारा ये पार्ट है इसको थोड़ा, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि जॉब का जो स्पर्श होने वाला, जो जुड़ने वाला पार्ट है, उस पर हम थोड़ा सा प्रोजेक्शन बना देंगे। प्रोजेक्शन मतलब कि जो है किसी अन्य उपकरण से, लोहे के उपकरण से हम इस पर थोड़ा थोड़ा जो है प्रोजेक्शन तैयार कर देंगे। जो क्या होगा, वेल्डिंग करते समय इसका स्पर्श पार्ट बढ़ जाता है। प्रोजेक्शन बना देने से जो उसमें उभार वाले भाग होते हैं वो आपस में ज़्यादा बढ़िया से जो है ज्वाइन होते हैं, इसलिए यह जो है क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहलाता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पूरा जो है डायग्राम सेम है। करना क्या है, कहाँ जाके बदलना है, सीम वेल्डिंग अगर पूछ लेता है या प्रोजेक्शन वेल्डिंग अगर पूछ लेता है तो हमको इलेक्ट्रोड का जो है रूप क्या करना पड़ेगा, पहिए के आकार का गोल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना पड़ेगा जो उस पर स्लाइड कर सके। उसके बाद आगे आते हैं आर्क वेल्डिंग पर। आर्क वेल्डिंग जो हमारी है यह आर्क पर डिपेंड करती है, और आर्क जो है इंड्यूस्ड होगा जब जॉब के और जो है इलेक्ट्रोड के बीच में जो है गैप आएगा। आर्क और इलेक्ट्रोड के बीच में ये जो गैप आता है, यहाँ पर आर्क इंड्यूस्ड हो जाती है, आर्क। अब आर्क यहाँ इंड्यूस्ड हो जाने से क्या फ़ायदा होता है, हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है। हीट जब ज़्यादा उत्पन्न होगी तो जो यहाँ पिघलने वाला काम है, जो यहाँ जुड़ने वाला काम है, वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। इसलिए आर्क वेल्डिंग जो है सबसे ज़्यादा
उपयोगी है और महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा उपयोग भी की जाती है। आप आर्क वेल्डिंग को कहीं पर भी जो है किसी भी वर्कशॉप में जाकर देख सकते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड किया गया। अब आर्क वेल्डिंग में क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि जब ज़्यादा हीट यहाँ उत्पन्न होती है तो यहाँ पर जो है थोड़ा गड्ढा हो जाता है, यहाँ से पार्ट थोड़ा जो ज्वाइंट होने वाला मटेरियल है वो थोड़ा सा जो है गायब हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। उसको फील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वेल्डिंग ऐसे करके छोड़ देंगे तो उसमें गड्ढा पड़ा रहेगा और वह देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको भरने के लिए क्या जो है फीलर रॉड का उपयोग किया जाता है। फीलर रॉड मतलब जिस मटेरियल का ये है या अलग किसी ऐसे मटेरियल को जिसका गलनांक इसी के बराबर हो, तो उसको बगल से वेल्डिंग, ये है वेल्डिंग जो है हमारे पास वेल्डिंग हैंडल है, हैंडल के बाद ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बाद एक फीलर रॉड वहाँ रखे रहते हैं, वो पिघलते हुए उसमें फिल करता जाता है। तो इसको जो है दूर करने के लिए, इस गड्ढे को जो है भरने के लिए आर्क वेल्डिंग में ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो हमने फीलर रॉड उसमें भरा ये अलग से हमें करना पड़ता है, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या कर दिया कि अब जो है हीलियम आर्गन गड्ढा न हो। गड्ढा क्यों होता था? ऑक्सीकरण हो जाता था। किसका ऑक्सीकरण हो जाता था? जिस पार्ट पर हम लोग जो है, जिस पार्ट पर ये आर्क इंड्यूस होकर जो है पड़ती थी वो वाष्पीकृत हो जाता था। उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए क्या करना होगा? उसको रोकने के लिए निष्क्रिय गैसों को आसपास फैला देना होगा। अगर जो वेल्डिंग पार्ट है जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है उसको, उसके पास अगर निष्क्रिय गैसों का एक घेरा बना दिया जाए तो वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण नहीं होगा तो गड्ढा नहीं होगा। गड्ढा नहीं होगा तो उसको फिलिंग करने के लिए कोई फिलर रॉड नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम निष्क्रिय गैसों का उपयोग करके जो है आसपास अगर हम सराउंडिंग बना देते हैं तो इससे जो है हमारा यह जो मेटल और फिलर का काम है वो खत्म हो जाएगा और यह वेल्डिंग क्या कहलाएगी? हीलियम या आर्गन आर्क वेल्डिंग कहलाएगी। अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे वाले चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।